कि महिलाओं को दर्शन की छूट का विवाद बढ़ता जा रहा है। भगवान अयप्पा के भक्त परंपरा तोड़ने के नाम पर भड़के हुए हैं। सबरीमला विवाद के नाम पर बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट के कार्यकर्ता आमने सामने हैं। सबरीमला के बहाने दक्षिण भारत में भी आस्था की राजनीति तेज हो गई है। सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर घमासान मचा है। मंदिर सबरीमला का है, लेकिन हवाला आस्था का दिया जा रहा है। केरल की सड़कों पर युद्ध जैसे हालात हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। केरल के सबरीमला मंदिर में दो महिलाओं के दर्शन करने से उपजे विरोध प्रदर्शन के बीच गुरुवार देर रात शशिकला नाम की एक श्रीलंकाई महिला भी भक्तों की भारी भीड़ के बीच मंदिर द्वार तक पहुंच गई, लेकिन दर्शन नहीं कर पाई। बताया जा रहा है कि 46 साल की शशिकला ने पुलिस को मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाया और बताया कि वो उस अवस्था में पहुंच चुकी है जब मेनोपॉज यानी मासिक धर्म हमेशा के लिए बंद हो जाता है। इसके बाद पुलिस के सुरक्षा घेरे में महिला सबरीमला मंदिर के प्रवेश द्वार तक पहुंची, लेकिन गर्भगृह तक पहुंचने में नाकाम रही और वहीं से वापस लौट आई। इससे पहले बुधवार को कनक दुर्गा और बिंदु अम्मिनी नाम की दो महिलाएं सबरीमला मंदिर में प्रवेश करती दिखी। इसी के बाद हंगामा हुआ और पत्थरबाजी शुरू हो गई। महिलाओं के मंदिर में प्रवेश के दावों के बाद मंदिर का शुद्धिकरण तो कर दिया, लेकिन हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। केरल में कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंसा को देखते हुए राज्यपाल ने सीएम पिनराई विजयन से रिपोर्ट मांगी है। सबरीमला विवाद आने से पहले केरल में आरएसएस, बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट के बीच खूनी संघर्ष का लंबा दौर चला। तब उसे सिर्फ राजनीति के चश्मे से देखा जा रहा था। अब खूनी राजनीति के आग में धर्म का बारूद भी पड़ गया है। केरल में सबरीमला विवाद पर जो सियासत हो रही है उसे देखकर यही लगता है कि सबरीमला अब दक्षिण भारत का अयोध्या बन गया है। अयोध्या की तरह यहाँ भी हिंदुत्व है, बहुसंख्यकों की आस्था है और आस्था का कानून के साथ टकराव भी। एक ही नारा, एक ही नारा, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा। उत्तर में जय श्री राम, दक्षिण में अयप्पा स्वामी शरणम। ध्रुवीकरण का हो गया विस्तार। अब की बार भगवान ही बनाएंगे सरकार। सबरीमला में महिलाओं के दर्शन का विवाद अब केरल की चौहद्दी से बाहर निकल चुका है। इसका दायरा धीरे धीरे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश जैसे दूसरे दक्षिण भारतीय राज्यों तक फैल चुका है। अयप्पा के भक्त भड़के हुए हैं और उनके समर्थन में बीजेपी सांसदों ने दिल्ली तक मोर्चा खोल दिया है। राजनीतिक गलियारों में सबरीमला को दक्षिण भारत का अयोध्या कहा जा रहा है। गौर से देखेंगे तो साफ दिखने लगेगा कि सबरीमला और अयोध्या विवाद का पैटर्न एक जैसा है। अयोध्या विवाद पर राजनीति शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शुरू हुई। सबरीमला विवाद भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गहराया। अयोध्या में बीजेपी से पहले संघ से निकले विश्व हिंदू परिषद ने गंगा और गोरक्षा के नाम पर हिंदुओं को एकजुट करने की मुहिम छेड़ी। केरल में सबरीमला विवाद से पहले संघ ने लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ माहौल बनाया। सबरीमला विवाद में बीजेपी को राम मंदिर जैसी ही राजनीतिक संभावनाएं दिख रही हैं। इस बात का खुलासा केरल बीजेपी के अध्यक्ष पीएस श्रीधरन पिल्लई ने पहले ही कर दिया है। पिल्लई ने सबरीमला पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब अयप्पा स्वामी के भक्त हिंसक हुए तभी ऐलान कर दिया था कि केरल विधानसभा में बीजेपी की सीटें 1 से 71 पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। अयोध्या और सबरीमला विवाद का एक पहलू कानून का भी है, जो राजनीतिक सवाल बनकर खड़ा है। बीजेपी एक तरफ तो कह रही है कि अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट का फैसला जल्द आए, लेकिन सबरीमला में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ धर्म और परंपराओं की दुहाई दी जा रही है। केरला में दुर्भाग्य से सीपीएम की सरकार है और सीपीएम है ना, कम्युनिस्ट लोग धर्म में नहीं मानते। वो अभी तक करीबन भारतीय जनता पार्टी के
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, विश्व हिंदू परिषद के, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 200 लोगों की हत्या कर चुके हैं। उनको जला के मार चुके हैं। उनमें तलवारों से वार करके उनको खत्म कर चुके हैं। अगर किसी ने उसको क्लैश जोन में कन्वर्ट किया है तो उस व्यक्ति का नाम मिस्टर विजयन है और उसका कारण स्पष्ट है। महिलाओं को हिजड़ा बना के लेके जाना, वो भी रात के 1 बजे। अगर वो भक्त महिला थी तो दिन में आना चाहिए था। उत्तर भारत में अयोध्या विवाद का बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ था। सबरीमला विवाद में भी बीजेपी को बड़ा राजनीतिक फायदा नजर आ रहा है। केरल के बीजेपी अध्यक्ष खुलकर बोल चुके हैं। सबरीमला विवाद में बीजेपी ने जो स्टैंड लिया है उससे दक्षिण भारत में लेफ्ट और कांग्रेस दोनों के होश उड़े हुए हैं। सबको साफ दिखाई दे रहा है कि दक्षिण भारत को बीजेपी ने 2019 की सत्ता का गेटवे बनाने की तैयारी कर ली है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर के केरल के आस्थावान भक्तों के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहेगी। सबरीमला में महिलाओं के दर्शन को लेकर जो विवाद चल रहा है उसमें बीजेपी खुलकर मैदान में है। बीजेपी धर्म और परंपरा के नाम पर उन लोगों के साथ है जो सबरीमला में महिलाओं के प्रवेश का विरोध कर रहे हैं। केरल में लेफ्ट फ्रंट के साथ संघ का टकराव पुराना है और अब लेफ्ट फ्रंट की सरकार को ललकारने के लिए बीजेपी को धर्म का सियासी हथियार मिल गया है। बीजेपी को लग रहा है कि दक्षिण भारत में राजनीतिक दबदबा कायम करने का यही सही मौका है। बीजेपी की इस रणनीति ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट के खेमों में खलबली मचा दी है। अनफॉर्चुनेट है कि हमारे देश में इस लोकतंत्र में वोट की राजनीति में हम महिला को एम्पावर्ड करने की तो बात करते हैं, लेकिन जब विद्युत तलाक की बारी आती है तो हम बोलते हैं अधर्म है। और जब सबरीमाला में बराबरी के लिए महिलाओं को अंदर जाने की बात आती है तो हम कहते हैं भैया ये तो धर्म है। तो मुझे लगता है दोनों ही अधर्म है और जो भी लोग इस तरह की सोच रखते हैं वो बिल्कुल गलत है। 1971 के पहले तक तो सब जा रहे थे ना, उससे पहले अशुद्ध था क्या मंदिर? 1995 के पहले तो सब जा रहे थे, क्या अशुद्ध था वो मंदिर? तो ये शुद्ध कौन है और अशुद्ध कौन है ये सब अब तय करेगा। कौन लोग तय करेंगे? ये नागपुर के बैठे हुए लोग गाय गोबर और गोत्र और गोवंश पूछ करके लोगों को शुद्धिकरण की बात करेंगे। अब लोकसभा चुनाव के लिहाज से सबरीमला विवाद की अहमियत समझ लीजिए, खासकर बीजेपी के नजरिए से। सबरीमला में अयप्पा स्वामी का मंदिर है जिनकी केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बहुत मान्यता है। दक्षिण भारत के इन 4 राज्यों में लोकसभा की 112 सीटें हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दक्षिण के इन राज्यों में सिर्फ 18 सीटें जीती थी। बीजेपी को लगता है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी की इमेज के साथ सबरीमला के भक्तों की भावनाओं को भुनाने में कामयाबी मिली तो लोकसभा सीटों का ग्राफ 2 गुना बढ़ाया जा सकता है। बीजेपी को लगता है कि 2014 की तुलना में उसे हिंदी भाषी राज्यों में नुकसान होगा। उसकी भरपाई करने के लिए बीजेपी की नजर दक्षिण भारत पर है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बीजेपी का जनाधार पहले से है। अगर उसने केरल और तमिलनाडु में भी पैर पसार लिए तो 2019 का किला फतह करना आसान हो जाएगा। सबरीमला विवाद साउथ इंडिया की राजनीति में अयोध्या जितना इम्पैक्ट डालेगा इस पर अभी सस्पेंस है, क्योंकि अभी तो अयोध्या का मामला ही अटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में आज अयोध्या विवाद पर सुनवाई हुई और ये तय हुआ कि 10 जनवरी को सुनवाई हुई और ये तय हुआ कि 10 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। तब तक चीफ जस्टिस ये तय कर देंगे कि अयोध्या विवाद की सुनवाई करने वाली बेंच में कौन कौन से जज होंगे। अयोध्या में मंदिर और मस्जिद के जमीन का विवाद अंतिम सुनवाई की ओर एक कदम और आगे बढ़ा। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एस.के. कौल की बेंच ने तय किया कि अयोध्या मामले की सुनवाई 10 जनवरी को होगी। सुनवाई करने के लिए बेंच का गठन चीफ जस्टिस करेंगे। 10 को तो अभी चूंकि 3 जजेस की बेंच बनेगी तो 3 जजेस की बेंच के सामने जाएगा और 10 को तय करेगी वो बेंच कि कब से शुरू किया जाए। अब उम्मीद तो हम लोग बहुत करते हैं कि अब तो जल्दी जल्दी होना जाना चाहिए। डे टू डे हियरिंग के ऊपर क्लियरिटी नहीं आई है अभी कोई सवाल ही भी नहीं उठता जब तक बेंच तय न करे। अभी तो ये चीफ जस्टिस ने 10 जनवरी लगा दिया है। This is a very old pending civil suit
which is perhaps the oldest pending civil suit of the country, the Supreme Court obviously, I am sure, would decide it expeditiously and not keep it pending for too long anymore. 10 तारीख से इस मामले में आप ये मान के चल सकते हैं कि अप्रोप्रिएट बेंच अब इस मामले की सुनवाई की रूपरेखा तय करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे बेंच गठित करेंगे और जब सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट आएगी 6 या 7 तारीख को, आप सबको पता चल जाएगा ये मामला किसके सामने जा रहा है। अयोध्या विवाद के पक्षकारों की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। हर कोई चाहता है कि जल्द सुनवाई पूरी हो। कोर्ट जब भी फैसला करेगा हम उसको मानेंगे। हम इतना भी साफ कहते हैं कि मेरा कोर्ट के ऊपर कोई दबाव नहीं ना। कोर्ट बिल्कुल स्वतंत्र है। कोर्ट जब भी चलेगा कानूनी प्रक्रिया पे चलता है। कोर्ट को सबूत सच चाहिए, कोर्ट फैसला देगा। सरकार से तो निराशा हुई, आपसी समझौता नहीं हो पाया। अब कोई भी रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा रामलला के लिए कि वह जो समस्या है उसका समाधान हो। और तो कोर्ट भी जब तारीख कर रही है तो अब फिर 10 को देखा जाएगा, फिर तारीखें पढ़ने की आशा है। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज जितनी प्रोग्रेस हुई उससे ज्यादा आज कुछ होना भी नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद साफ हो चुका है कि अदालत का फैसला आने तक सरकार कुछ नहीं करेगी। मतलब ये कि अदालत के फैसले का इंतजार करना ही होगा। ये भी साफ है कि सुनवाई अब अंतिम दौर में पहुंचने वाली है। फिर भी अध्यादेश लाने की डिमांड जारी है। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट अपनी प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई कर रहा है और नेताओं की प्राथमिकता इस मुद्दे पर कुछ और है। लोकसभा चुनाव सर पर है, इसीलिए हर कोई अपने हिसाब से अयोध्या और राम मंदिर का राग अलाप रहा है। तो राम के मंदिर का सवाल है, कौन नहीं चाहता? अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? भगवान राम के टेम्पल को लेकर, उनके मंदिर को लेकर मुसलमान भी ये चाहता है। ये बात जरूर है कि बीजेपी जो है राम मंदिर के नाम पर जो चुनाव करवाना चाहती है वो बहुत ही निंदनीय है। तो सबके भगवान है, विश्व के भगवान है, वो सिर्फ हिंदुओं के भगवान नहीं है। जो विश्व का भगवान है तो फिर उससे किसको बैर होना चाहिए? तो कोशिश करनी चाहिए सुलझाने की और सुलझाकर बनाने की। देखिए, हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारी पार्टी ने हर दफा ये कहा है कि इस देश के करोड़ों लोगों की आस्थाओं का केंद्र बिंदु भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बने। लेकिन एक संवैधानिक पदों पर बैठ रहते हुए हमारी सरकार की भी और पार्टी की भी इच्छा है कि संवैधानिक दायरे में रहते हुए कोर्ट के माध्यम से, आपसी सहमति के माध्यम से यह राम मंदिर बने। प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद बीजेपी भी राम मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है। लेकिन संघ साधु संतों को लगता है कि अदालती फैसले से इस विवाद का अंत नहीं होगा। ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग वर्डिक्ट है और टालने का जो निर्णय है सर्वोच्च न्यायालय का, ये दिखाता है कि सर्वोच्च न्यायालय की दृष्टि में राम जन्मभूमि प्राथमिकता में नहीं है। उस पर टाल मटोल क्यों किया जा रहा है? यह हिंदू समाज में एक निराशा का भाव पैदा करता है। न्यायालय में सुनवाई से राम मंदिर नहीं बनेगा। न्यायालय में तो मामला 25 साल से पड़ा है, फिर हमने इतना खून क्यों बहाया? राम के लिए अगर खास सेवा, सर्विस ये सरकार को देनी थी तो ऑर्डिनेंस निकालना बहुत जरूरी था। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट बहुत हल्के में ले रहा है। दुर्भाग्य है ये देश का। वहीं राम जन्मभूमि न्यास से जुड़े महंत रामविलास वेदांती आजकल राम मंदिर बनवाने के लिए अपना अलग ही फॉर्मूला लेकर घूम रहे हैं। वेदांती का दावा है कि अगले हफ्ते अयोध्या विवाद में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच समझौता हो जाएगा। जिन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है, मैं जजों को अपने कर्तव्य के पालन का निर्देश देता हूं और महामहिम राष्ट्रपति से निवेदन करता हूं कि जजों को निर्देशित करें कि राम जन्मभूमि की सुनवाई जल्दी प्रारंभ करें और 10 तारीख को बदल करके महामहिम राष्ट्रपति चाहे तो 5 तारीख को बैठक हो सकती है और जजों की नियुक्ति करके जल्दी सुनवाई प्रारंभ करें। राम मंदिर पर कांग्रेस बहुत पहले से मोदी सरकार के मजे ले रही है कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। इस पर पलटवार करने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी को चुना और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। आज अमेठी में राहुल गांधी और स्मृति ईरानी का आमना सामना होना था, लेकिन राहुल गांधी को अचानक से अपना अमेठी दौरा रद्द करना पड़ा।
3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने से गदगद कार्यकर्ताओं ने राहुल के स्वागत की जोर शोर से तैयारियां की थी, लेकिन राहुल के अमेठी नहीं पहुंचने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निराशा हुई। उधर अमेठी पहुंची स्मृति ईरानी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। जिला अस्पताल पहुंचकर स्मृति ईरानी ने सिटी स्कैन सेंटर का उद्घाटन किया और अमेठी के विकास को लेकर राहुल गांधी पर तंज कसा। स्मृति ने राम मंदिर के मुद्दे पर भी राहुल पर निशाना साधा और कहा कि जनेऊधारी राहुल को राम के नाम में विश्वास ही नहीं है। स्मृति जी, राहुल जी ने एक नई शुरुआत कर दी। उन्होंने कहा मंदिर तो मुद्दा है ही नहीं है। तो ये जनेऊधारी साहब कब राम में विश्वास करते थे? इन्हीं की तो सरकार ने न्यायालय में एक एफिडेविट दे दी थी कि राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो क्या आप अचंभित हैं कि जो राम में नहीं मानता वो मंदिर में कैसे मानेगा? तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? उनका मुझे लगता है वर्चस्व राजनीति में प्रोपेगेंडा का है, ये तो सभी जानते हैं और मानते भी हैं। तो इसमें सिर्फ मेरे मानने या ना मानने से कोई वो नहीं होगा, फर्क नहीं पड़ेगा। देश की जनता और अमेठी की जनता उन्हें किस दृष्टि से देखते हो तो आप देख ही चुके हैं स्वयं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो चुनाव होने जा रहा है वो विकास, रोजगार और भ्रष्टाचार को खत्म करने को लेके हो रहा है। अगर विकास के संदर्भ में चुनाव हो रहा है तो राहुल गांधी की हार निश्चित है अमेठी से, क्योंकि रोजगार के संदर्भ में अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, 15 साल वो रहे सांसद यहाँ से, 10 साल उसमें से यूपीए की सरकार थी, एक भी रोजगार मेला स्वयं नहीं कर पाए। अपनी माताजी के यूपीए चेयरपर्सन होने के बावजूद मोदी सरकार ने यहाँ पर रोजगार का मेला किया, 2500 से ज्यादा नौजवानों को नौकरियां दिलवाई। विकास की अगर बात करें तो राहुल गांधी अपने किसी कमेंट में बोलते थे कि कैसे सिटी स्कैन्स को डिजिटली जोड़ा जाएगा। आज उस व्यक्ति के संसदीय क्षेत्र में पहली बार सिटी स्कैन का सेंटर खोलने का सौभाग्य भाजपा के कार्यकर्ताओं को मिला है। तो विकास के ऊपर भाषण देना अलग बात है और धरातल पे विकास करना अलग बात है। और धरातल की सच्चाई ये है, अमेठी की सच्चाई ये है कि अमेठी में विकास के संदर्भ में राहुल गांधी के पास रिपोर्ट कार्ड हेतु कुछ नहीं है। वो अपने परिवार का नाम जरूर गिनाते हैं, लेकिन अपने पुरुषार्थ से किया हुआ कोई ऐतिहासिक काम नहीं गिनवा सकते। तो आपको लगता है कि जो रोजगार की बात प्रधानमंत्री कर रहे थे या आपकी सरकार कर रही थी, आप लोग उसमें बहुत आगे हैं? मैंने अमेठी का आपको उदाहरण दिया, ऐसे ही भाजपा का हर सांसद अपने अपने क्षेत्र में उदाहरण आपको दे सकता है। मैंने कहा ना, राहुल गांधी से अगर आप कभी पूछा अमेठी के संदर्भ में, तो चाहे वो राहुल गांधी हो या कांग्रेस के कोई भी नेता हो, वो आपको गांधी परिवार का इतिहास बता देंगे, लेकिन राहुल गांधी ने अपने पुरुषार्थ से क्षेत्र में ऐसा क्या किया वो नहीं बता पाएंगे। ये बताइए, अगर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन करके लड़ती है, यहाँ पे वो अपने उम्मीदवार नहीं खड़ी करती है, तो आपको 14 में भी हुआ था, 14 में भी सपा बसपा इन सबका समर्थन राहुल गांधी को प्राप्त था। और मेरी बात अगर ना भी स्वीकारे तो मुलायम सिंह यादव जी का एक इंटरव्यू था एक बहुत विख्यात पत्रकार के साथ टेलीविजन पे, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि जी मैं तो सोनिया गांधी से प्राप्त कर चुका था फोन कॉल कि कुछ भी करो राहुल की मदद कर दो। तो जो गांधी परिवार का आज जो कांग्रेस का नेता है वो अपने दम पे जीत नहीं पाया 2014, तो अब 19 में आ जाए दोबारा एक बार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अमेठी में। 2019 के लोकसभा चुनाव में हिंदी पट्टी से बीजेपी को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर के राज्यों पर फोकस किया है। नॉर्थ ईस्ट में कुल 25 लोकसभा सीटें हैं, इसलिए पीएम मोदी का सिलचर और मणिपुर का दौरा खास माना जा रहा है, जहां पीएम मोदी ने चुनावी बिगुल फूंकते हुए कांग्रेस पर जमकर हमले किए। हम दिल्ली को आपके दरवाजे तक ले आए हैं कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप एनआरसी कोई भी भारतीय नागरिक उसमें से नहीं छूटेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। सिलचर और इम्फाल की चुनावी रैलियों के दौरान पीएम मोदी के इन दो बयानों से साफ है कि बीजेपी की नजर पूर्वोत्तर की 25 लोकसभा सीटों पर है। पीएम मोदी की दिन की पहली रैली मणिपुर में थी, जहां उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए दावा किया कि पहले की सरकारों ने पूर्वोत्तर को दिल्ली से दूर किया, जबकि बीजेपी नॉर्थ ईस्ट को दिल्ली के करीब लाई है। पहले की सरकारों ने क्या किया था, उनके रवैये ने
दिल्ली को आपसे और दूर कर दिया था। हम दिल्ली को आपके दरवाजे तक ले आए हैं। इसके बाद पीएम असम के सिलचर पहुंचे, जहां उन्होंने एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया के मुद्दे पर लोगों को भरोसा दिलाया कि एनआरसी से कोई भी भारतीय नहीं छूटेगा। साथियों, मैं यहां आप सभी को ये भरोसा दिलाने के लिए आया हूं कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप एनआरसी आपको फिर से भरोसा देता हूं, कोई भी हिंदुस्तानी नागरिक, कोई भी भारतीय नागरिक उसमें से नहीं छूटेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। दरअसल बीजेपी नॉर्थ ईस्ट की 25 सीटों में कम से कम 22 को अपनी झोली में डालने की कोशिश में जुटी है। पार्टी का सबसे ज्यादा ध्यान असम पर है, जहां लोकसभा की 14 सीटें हैं। लेकिन बीजेपी के लिए कांग्रेस AIUDF गठबंधन सबसे बड़ी मुसीबत है। असम में बीजेपी की कोशिश है कि कम से कम 12 सीटों पर जीत हासिल की जाए। मौजूदा वक्त में नॉर्थ ईस्ट की 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के पास फिलहाल 8 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस के पास भी 8 सीटें हैं और बाकी सीटें क्षेत्रीय दलों के कब्जे में हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर के छोटे दलों के गठबंधन से बीजेपी सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, मेघालय में अपनी सरकार चला रही है, जबकि त्रिपुरा में अपने दम पर लेफ्ट के मजबूत लाल किले को ध्वस्त कर सत्ता पर काबिज हुई है। वहीं हाल ही में मिजोरम के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का पहली बार खाता खुला है। इसलिए पीएम मोदी हिंदी पट्टी से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए पूर्वोत्तर के राज्यों पर फोकस करने में जुटे हैं। राफेल पर आज संसद में जबरदस्त संग्राम हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण में सीधी टक्कर हुई। राहुल ने आरोप लगाए तो जवाब में सीतारमण ने भी आरोपों की बौछार कर दी। रक्षा मंत्री ने राहुल पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया, तो वहीं राहुल गांधी ने सीधे पीएम मोदी को घेरा। कई घंटे तक लोकसभा में राफेल का मुद्दा गूंजता रहा। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने में पूरी ताकत लगा दी। मैडम स्पीकर, आज क्या हो गया? आज क्या हो गया? नहीं, कुछ नहीं, बैठो। आज क्या हो गया? क्या हो रहा है? बैठो ना आप। आज 2.5 घंटे तक लोकसभा में राफेल पर जंग हुई। एक तरफ थे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और दूसरी थी खुद देश की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण। राफेल पर सवार होकर दोनों तरफ से शब्दों की बमबारी हुई, खूब हंगामा हुआ। राहुल ने आरोप लगाए तो जवाब में सीतारमण ने भी आरोपों की बौछार कर दी। आरोप के जवाब में बड़ा आरोप और सवाल के जवाब में भी बड़ा सवाल। 2.5 घंटे तक यही सब चलता रहा। राफेल पर शुरू हुई जंग कोडवर्ड तक पहुंच गई। आगे इन कोडवर्ड्स को डिकोड भी करेंगे, लेकिन फिलहाल शुरुआत राहुल गांधी के सवालों से करते हैं। राहुल ने संसद से बाहर राफेल पर 4 सवाल पूछे। सदन के अंदर निर्मला सीतारमण ने हर सवाल का जवाब दिया। राहुल निर्मला के सवाल जवाब आप भी सुनिए। हवाई जहाज की प्राइस को 526 करोड़ रुपए से 1600 करोड़ रुपए किसने बढ़ाई? Let me tell you here one thing. There is a difference between defense dealings and dealing in defense. We don't do defense dealings. We deal with defense with national security as a priority. राहुल ने दूसरा सवाल विमानों की संख्या को लेकर पूछा था। निर्मला ने उसका भी जवाब दिया। एयरफोर्स को 126 हवाई जहाज चाहिए थे, 36 हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट किया गया। क्या एयरफोर्स ने 36 हवाई जहाज मांगे थे या एयरफोर्स ने 126 हवाई जहाज मांगे थे? Let them understand that they also were planning to buy only 18, which is 1 squadron worth in flyaway condition, and the rest was to be manufactured. Now what we are telling you is instead of 1 squadron, which is 18, in that account we will get 2 squadrons, which is 36 flyaway. राहुल का तीसरा सवाल डील पर रक्षा मंत्रालय और एयरफोर्स की आपत्ति को लेकर था। क्या ये जो नई डील बनाई गई 36 एयरक्राफ्ट वाली, इस डील पर हिंदुस्तान की एयरफोर्स के लोगों को, डिफेंस मिनिस्ट्री के लोगों को
क्या ऑब्जेक्शन था, हाँ या ना? They are now talking about interference from the PMO. This is interference because somebody did not receive something somewhere. This is the interference. This is the interference. You stopped the deal forgetting that the Air Force was suffering. राहुल ने चौथा सवाल AA यानी अनिल अंबानी के बारे में पूछा था। सीतारमण ने जवाब में RV यानी रॉबर्ट वाड्रा की याद दिला दी। अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट किसने दिलवाया? RV. RV. For every AA, there is an RV. All right? Let's not forget. For every AA, there is an RV. Since now, RV is not दामाद of Prime Minister. It is the दामाद of the country. रक्षा मंत्री के जवाबों के बाद कांग्रेस भड़क गई। कांग्रेस सांसदों ने जबरदस्त हंगामा किया। निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी से फ्रांस के राष्ट्रपति से उस बातचीत का सबूत भी मांगा जिसके आधार पर वो सवाल उठाते हैं। राहुल ने इस पर जवाब दिया, लेकिन वो फ्रांस के मौजूदा राष्ट्रपति को ही पूर्व राष्ट्रपति कह गए। You quote that president without a proof and you say so-and-so president told me that Indian Prime Minister is a thief. Show us the proof. Show us the proof of that conversation with him. Otherwise, don't quote. With this kind of an attitude, madam, I would want authenticate. And above all, I want to say this, madam. Defense Ministry has run without dalals all the 5 years under Modi ji. In a meeting with ex-President Macron, when he had come to Delhi. Sorry, I'm sorry. I'm sorry. I apologize. I apologize. I make mistakes. I'm not like His Highness, Royal Highness, who does not make mistakes. And yes, he is the current president of France, Mr. Macron. In a conversation with him, I asked him the question whether the secret pact signed with the government of India included the price of the Rafale aircraft. And in response, President Macron answered, price is not a part of the secret pact and you are welcome to say this publicly. That was the conversation. इसके बाद राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री की जगह सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधा। Madam, I am not accusing you, and I am not accusing Mr. Parrikar. I am accusing Mr. Narendra Modi. Let it be absolutely clear. You have done, other than try to defend a lie, you have done nothing. So I do not think that you are involved in the Rafale scam. I have no proof so far to say that you are involved, but I am very clear that the Prime Minister is directly involved in the Rafale scam. सदन में हंगामे के बाद राहुल गांधी बाहर आए और उन्होंने कह दिया कि उनके एक भी सवाल का जवाब रक्षा मंत्री ने नहीं दिया। वहीं बीजेपी कह रही है कि आज कांग्रेस देश के सामने बेनकाब हो गई। कुल मिलाकर सारी बहस के बाद भी राफेल मुद्दा वहीं का वहीं है। और 2019 के चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली में मायावती से अखिलेश यादव ने मुलाकात की है और लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के समीकरण पर चर्चा की। बैठक करीब 3 घंटे तक चली है और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी आतिर खान जुड़ गए हैं। आतिर, जब दो नेता मिलते हैं जाहिर सी बात है दिल्ली के ठंड पर चर्चा नहीं हुई होगी। क्या चर्चा हुई गठबंधन पर? क्या दोनों के दिमाग में एक खाता है कि कितनी कितनी सीटों पर दोनों लड़ेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने दीपक। लगभग 3 घंटे ये बैठक चली है तो जाहिर है कि ठंड पे ही खाली चर्चा नहीं हुई होगी और क्योंकि अब दिन भी कम रह गए हैं तो एक गठबंधन को लेकर जाहिर बात है कि इतनी लंबी चौड़ी बैठक चली है। फिलहाल अभी सीटों के बंटवारे के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन 37 अलग अलग फॉर्मूले चल रहे हैं कौन कौन गठबंधन में रहेगा। क्योंकि ये बैठक दिल्ली में हुई है तो एक तरह से प्रेशर टैक्टिक भी कहा जा रहा है। रामगोपाल यादव ने कुछ दिनों पहले अभी ये बयान दिया था कि भी सपा बसपा पहले बैठेंगे, वो तय करेंगे, उसके बाद फिर कोई निर्णय लिया जाएगा। तो एक तरह की पूरी कवायद चल रही है। कहा यह जा रहा है कि 26 जनवरी से पहले दीपक सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला रहेगा इनका उसकी घोषणा कर दी जाएगी। 26 जनवरी से पहले सीट शेयरिंग का फॉर्मूला।
सीधे चलते हैं लखनऊ अरविंद चतुर्वेदी के पास। अरविंद, आपसे जानना चाहूंगा कि अभी तक जो चर्चाएं निकल कर आई हैं उसमें क्या फॉर्मूला निकल कर सामने आ रहा है? इन दो प्रमुख दलों को किस तरह का अलायंस करना है आपस में? दीपक जी, देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इन लोगों की बैठक हो चुकी है, इससे इनकार नहीं किया जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने इस बात की पुष्टि की है कि अखिलेश यादव आज दिल्ली में है और इन्हीं कामों को लेकर अखिलेश यादव ने दिल्ली में डेरा जमा रखा है। दूसरी तरफ आपको मैं, दीपक जी, ये बताना चाहता हूं कि जो फार्मूला है उसमें ये कहा जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ेगी, यानी ये कहा जा रहा था कि 38 सीटों पे बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी, 4 सीटें ये लोग लोकदल को दे सकते हैं। उसके अलावा जो 2 सीटें हैं उसमें निषाद पार्टी और 1 सीट किसी और साथी के लिए छोड़ने की बात लगभग तय हुई थी। लेकिन आपको एक बात और समझनी चाहिए दीपक जी कि राहुल गांधी, जिनको आज अमेठी आना था, उन्होंने अपने अमेठी आने के कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया। लास्ट मोमेंट पे राहुल गांधी अमेठी नहीं आए और हम लोग उनका अमेठी में इंतजार करते रहे। सवाल ये उठता है कि क्या इसके पीछे कोई ऐसी राजनीति है जिसके कारण राहुल गांधी का आज अमेठी का इतना अहम दौरा, जिसकी पूरी तैयारियां हो चुकी थी, उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया? क्या कांग्रेस इस पूरे घटनाक्रम में शामिल है? क्योंकि इस बात की पुष्टि अभी तक किसी ने नहीं की है। न ही बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है, न ही समाजवादी पार्टी की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है। लेकिन इतना जरूर कहा गया है कि मायावती और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई है और सीटों को लेकर बातचीत हुई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या राहुल भी इसमें शामिल थे? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि राहुल ने अपने अमेठी आने के कार्यक्रम को अंतिम समय में पोस्टपोन कर दिया है। अब ये महत्वपूर्ण बात है कि आखिर इसके हम क्या मायने निकालें, क्योंकि हजारों की जनता में राहुल गांधी का अमेठी में लोग इंतजार कर रहे थे। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। अरविंद, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्या कांग्रेस के लिए कोई गुंजाइश बची है? हाल में जैसे बयान आए हैं उनके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इनके बीच में बातचीत नहीं बन पाई। मध्य प्रदेश में जो मंत्रिमंडल बना उसके बाद अखिलेश ने नाराजगी भी जाहिर की, मायावती ने अल्टीमेटम भी दिया कि दलित कार्यकर्ताओं से केस वापस लिए जाएं और राजस्थान में और मध्य प्रदेश में केस वापस लेने पड़े। तो क्या कांग्रेस के लिए कोई गुंजाइश बची है इस गठबंधन में? आपके सूत्र क्या कहते हैं? देखिए, अगर हम आंकड़ों पे नजर डालें तो देखिए, कांग्रेस के बिना विपक्ष असंभव है दीपक जी, और कांग्रेस के बिना विपक्ष की बात नहीं की जा सकती। इससे इनकार हम भी नहीं कर सकते और आप भी नहीं कर सकते। सवाल मैंने इस बात का कयास इसलिए मैं दीपक जी लगा रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी के आने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। लास्ट मोमेंट पे राहुल गांधी का नहीं आना, ये कहीं न कहीं इस बात का संकेत देता है। सवाल ये है कि मायावती इस बात को लेकर नाराज थी कि जितनी सीटें उन्होंने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मांगी, कांग्रेस ने उनको वो सीटें नहीं दी। इस बात की नाराजगी है। लेकिन क्या बिना कांग्रेस का इन लोगों का काम चलेगा? क्योंकि मुलायम सिंह यादव इस पक्ष में कतई नहीं रहते हैं कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करे, और जिस तरह का व्यवहार कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ बाकी जगहों पे दिखाया, उससे अखिलेश भी इस बात को लेकर नाराज थे। लेकिन चूंकि विपक्ष को सशक्त बनाना है, मोदी को सत्ता से बाहर रखना है, तो इन सारे लोगों को कवायद करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि फार्मूले की जो बात कही जा रही है दीपक जी, वो बात स्पष्ट होके नहीं आ रही है कि आखिर किस तरीके के फार्मूले पे ये सारे के सारे लोग चुनाव लड़ेंगे। कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ेगी, ये तय है। अखिलेश यादव अपने लिए अपनी तरफ से 2 सीटें छोड़ेंगे, निषाद पार्टी और पीस पार्टी के लिए। उसके अलावा लोकदल को लेकर बातचीत होनी है। तो ये ऐसी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है, लेकिन अखिलेश और मायावती की मुलाकात हुई है, इसमें अब कोई दो राय या कोई संशय नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो 2019 के मद्देनजर ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, लेकिन बात कर लेते हैं 2019 के एक अन्य मुद्दे पर। 2019 आम चुनाव से पहले किसानों का मुद्दा गर्माता जा रहा है। आज संसद परिसर में कांग्रेस सांसदों ने आलू बेचकर पंजाब के किसानों का मुद्दा उठाते हुए मोदी सरकार को जमकर घेरा। तो वहीं यूपी के आगरा में एक किसान ने आलू बेचकर कमाए गए पैसे पीएम मोदी को मनी ऑर्डर में भेज दिए। मोदी सरकार किसान विरोधी, मोदी सरकार किसान विरोधी, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी। पहले प्याज पर संग्राम और अब आलू पर घमासान। ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की है, जहां मंडियों में बिकने वाला आलू अब संसद तक पहुंच गया है।
संसद भवन के बाहर कांग्रेस सांसदों ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया। गुरदासपुर सीट से कांग्रेस सांसद सुनील जाखड़ और गुरजीत सिंह ने संसद परिसर में आलू बेचकर पंजाब के किसानों की समस्या का मुद्दा उठाया। इस दौरान आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस देने की मांग कर रहे टीडीपी सांसद भी इस प्रदर्शन में शामिल हो गए। मोदी साहब की जो नीति है कैशलेस इंडिया की नहीं है, कांग्रेस मुक्त भारत की नहीं है, उनका है किसान लेस इंडिया, किसान मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। मोदी साहब को सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानियों की चिंता है। जिस आलू को उगाने की कीमत 9 रुपए किलो के करीब किसान की आती है, बीज वाले आलू की, वो आज 2.5 रुपए किलो में बिक रहा है, 3 रुपए किलो में बिक रहा है। किसान कहाँ जाएगा साहब? एक तरफ किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है, तो वहीं गुरुवार को गुरदासपुर में एक जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर किसानों की कर्ज माफी को लेकर हमला बोला था। मोदी ने आरोप लगाया कि राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के बाद भी किसानों की कर्ज माफी के वादे को पूरा करने में नाकाम रही है। तब कांग्रेस ने किसानों को कर्ज माफी का ऐलान किया था, तो देश के किसानों पर लगा के चलो भाई, बाकी जो हो या न हो इतना तो हो जाएगा। लोगों ने जम करके उनको वोट भी दे दिए और भरोसे की सजा आज भी देश का किसान भुगत रहा है। भाइयों बहनों, ये काम उन्होंने किया। अब एक दूसरी तस्वीर देखिए जो यूपी के आगरा की है। प्रदीप शर्मा नाम के किसान ने दिन रात मेहनत करके 10 एकड़ में 19 टन आलू उगाया। आलू की बम्पर पैदावार देखकर चेहरे पर उम्मीद की किरण जगी कि अब बुरे दिन जल्दी ही दूर हो जाएंगे, बैंक से लिया हुआ कर्जा उतर जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र की अकोला मंडी में आलू बेचने के बाद हाथ में महज 490 रुपए ही आए। ये देखकर किसान के होश उड़ गए और गुस्से में फसल से कमाए पूरे 490 रुपए पीएम मोदी को मनी ऑर्डर कर दिए। किसान को पीएम मोदी से उम्मीद है कि वो मनी ऑर्डर मिलने के बाद किसानों का दर्द समझेंगे। इसके साथ ही किसान ने पीएम को चिट्ठी लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। मैंने मनी ऑर्डर ये किया है सर कि हम लोग 4 साल से आलू की बदाली पर हो रहे हैं। आलू अब पैसा मिलेगा, आलू के लिए कुछ कर नहीं रही है। 19 टन मैंने आलू अकोला मंडी भेजा, उसके कोल्ड स्टोर के भाड़ा काट करके, बोरी का पैसा काट करके और ट्रक भाड़ा काट करके, मंडी का कमीशन काट करके 490 रुपए आए थे। हम किसान की कोई समस्या हल होती तो ठीक है, नहीं 2019 में नोटा दबेगा और कुछ किसान नहीं रह सकते 19 को देखने के लिए भी। आज प्रदीप शर्मा बेचारा दर भटक रहा है, इसकी जो है कोई पीड़ा को सुनने वाला नहीं है। और मेरा निवेदन यही है मोदी जी से और योगी जी से कि इसकी पीड़ा को जल्द से जल्द सुना जाए। मोदी सरकार किसान विरोधी, मोदी सरकार किसान विरोधी, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, नरेंद्र मोदी। तो दहले पे दहला में फिलहाल एक ब्रेक। एसोसिएट स्पॉन्सर MDH ढाबा। देश में वंदे मातरम और असहिष्णुता पर चल रही बहस के बीच बीजेपी नेता का विवादित बयान सामने आया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में बीजेपी विधायक विक्रम सैनी ने कहा कि जिन लोगों को देश में खतरा महसूस होता है मैं उन्हें बम से उड़ा दूंगा। ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता जो कहते हैं खतरा है। तुम खाना यहाँ खा रहे हो, हमारी धरती से उगता हुआ पानी यहाँ पी रहे और कह रहे खतरा, मंच से असहिष्णुता पर बयान देने वालों को मरने की सलाह देने वाले ये है बीजेपी के विधायक विक्रम सैनी। यूपी के मुजफ्फरनगर में 151 मीटर ऊंचे तिरंगे के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे सैनी ने विवादित बयान दे डाला। सैनी ने वंदे मातरम न बोलने वाले लोगों को देशद्रोही बता दिया। जो देशद्रोही हैं, जो कहते हैं हमें खतरा है, हम यहाँ सुरक्षित नहीं है, मैंने उनके लिए बोला है कि उनका भी कुछ ना कुछ इंतजाम होना चाहिए। जैसे इंतजाम? ऐसे सख्त कानून बने, जो ऐसा बोले उसको सजा का प्रावधान हो, ये देशद्रोह की श्रेणी में आए। सैनी कानून बनाने की मांग करते हैं, लेकिन वो खुद ही कानून का सम्मान नहीं करते। सैनी ने वंदे मातरम न बोलने वालों को बम से उड़ाने की धमकी दे डाली। मुझे अगर सरकार मंत्रालय दे दो,
कमरे रख के फोड़ दूंगा, एक भी रहने का, ये बहुत जरूरी है भाई। तोड़ है वे जिंदा यहाँ, ये देश छोड़ के चले जाए, रहने क्या जरूरत है जब देशभक्ति की भावना उनके अंदर नहीं है। जब वे खतरा महसूस कर रहे हैं, जहाँ सुरक्षित हो वहाँ चले जाए, कौन मना करता है उन्हें। विक्रम सैनी यूपी के खतौली से विधायक हैं और अक्सर ऐसी बयानबाजी करते रहते हैं। बुलंदशहर हिंसा और विराट कोहली पर विवादित बयान देने के बाद फिल्म अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने एक बार फिर बवंडर भरा बयान दिया है। नेशनल इंडिया ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें नसीरुद्दीन शाह ने एक बार फिर मोदी सरकार पर अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस वीडियो के जरिए लोगों से संविधान के मूल्यों के लिए खड़े होने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज देश में नफरत और जुल्म का बेखौफ नाच चल रहा है। जो लोग इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज रेड डालकर, अकाउंट सील कर दबाई जा रही है। हमारे आजाद मुल्क का ऐन हिंद 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। शुरू ही के सत्रों में उसके बुनियादी उसूल वाजे कर दिए गए, जिनका मकसद ये था कि इंडिया के हर एक शहरी को समाजी, मुआशी और सियासी इंसाफ मिल सके। सोचने की, बोलने की, किसी मजहब को मानने की और किसी भी तरह इबादत करने की आजादी हो। हर इंसान को बराबर समझा जाए, हर इंसान की जान और माल की इज्जत की जाए। हमारे मुल्क में जो लोग गरीबों के घरों को, जमीनों को, रोजगार को तबाह होने से बचाने की कोशिश करते हैं, जिम्मेदारियों के साथ साथ हुकूक की बात करते हैं, करप्शन के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, तो ये लोग दरअसल हमारे उसी ऐन की रखवाली कर रहे होते हैं। लेकिन अब हक के लिए आवाज उठाने वाले जेलों में बंद, कलाकार, फनकार, अदीब, शायर सबके काम पर रोक लगाई जा रही है। जर्नलिस्ट को भी खामोश किया जा रहा है। मजहब के नाम पर नफरतों की दीवारें खड़ी की जा रही हैं, मासूमों का कत्ल हो रहा है। पूरे मुल्क में नफरत और जुल्म का बेखौफ नाच जारी है और इस सब के खिलाफ आवाज उठाने वालों के दफ्तरों पर रेड्स डाल के, उनके लाइसेंस कैंसिल करके, उनके बैंक अकाउंट फ्रीज करके उन्हें खामोश किया जा रहा है ताकि वो सच बोलने से बाज आ जाए। हमारे ऐन की क्या यही मंजिल है कि हमने ऐसे ही मुल्क के ख्वाब देखे थे जहां इख्तिलाफ की कोई गुंजाइश न हो, जहां सिर्फ अमीर और ताकतवर ही की आवाज सुनी जाए, जहां गरीब और कमजोर को हमेशा कुचला जाए। जहां ऐन था उधर अब अंधेरा। नसीरुद्दीन शाह का एक और विवादित बयान जिस पर बवाल होना तय है। न्यायालय पे दैला में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या सरकार ने 2000 के नोट